दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। पहली वीडियो में हमने इस चैप्टर का एक मेजर पोर्शन कवर कर लिया है और इस वीडियो में बचे हैं बस 2 टॉपिक डिस्कस करने के लिए। तो इससे पहले हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करें, एक और ज़रूरी कॉन्सेप्ट जो हमें क्लियर कर लेना चाहिए। देखिए, जैसा कि हमें पता है कि हर एक ऑर्गेनिज़म कंपोज हुआ है सेल से, मतलब उसका जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों एक दूसरे से होती हैं काफ़ी अलग, मतलब एनिमल भी सेल से बना है, प्लांट भी सेल से बना है, लेकिन जो प्लांट की सेल है वो एनिमल सेल से काफ़ी अलग होती है। और उन काफ़ी डिफरेंस में एक ये डिफरेंस है कि प्लांट सेल के जो सेल कंटेंट होते हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं एनिमल सेल के सेल कंटेंट से। सेल कंटेंट का मतलब सेल के अंदर पाए जाने वाले मटेरियल्स, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। देखिए, प्रोटोप्लाज्म बोलने का मतलब ये होगा कि सेल के अंदर जो कुछ है सब कुछ, लेकिन जब साइटोप्लाज्म बोला जाता है, साइटोप्लाज्म का मतलब सेल के अंदर जो कुछ है सब कुछ, लेकिन हाँ, न्यूक्लियस को छोड़ करके। ध्यान रखिएगा, अगर न्यूक्लियस को काउंट किया जा रहा है तब पूरे मटेरियल को प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। जब सिर्फ साइटोप्लाज्म बोला जा रहा है मतलब न्यूक्लियस को छोड़ के बात हो रही है। तो ओवरऑल सेल के अंदर जो कंटेंट है वो प्लांट सेल में ज़्यादा होता है, किससे, एनिमल सेल से। और हमें ये भी पता है कि भाई सेल के बाहर एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन प्लांट सेल में सेल कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से इसको एक और लेयर की ज़रूरत पड़ती है। इस एडिशनल लेयर को हम कहते हैं सेल वॉल। इस एडिशनल लेयर को क्या कहा जाता है, सेल वॉल। जो अंदर वाली है वो वही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। तो जो एडिशनल लेयर की ज़रूरत पड़ी है दिस इज़ कॉल्ड सेल वॉल। और ये सेल वॉल बना होता है सेलुलोज का। किसका बना होता है, सेलुलोज का। सेलुलोज क्या है, ये एक टाइप है किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का। जैसे ग्लूकोज क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, उसी तरीके से सेलुलोज भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है। बस हाँ, सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स टाइप होता है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। और ये सेलुलोज ह्यूमन बींग्स डाइजेस्ट नहीं कर पाते, मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन नहीं हुआ है कि हम सेलुलोज को ब्रेक डाउन करके उसको एब्जॉर्ब कर सकें। लेकिन उन एनिमल्स का क्या, जो बेचारे सिर्फ प्लांट ही खाते हैं, जो घास ही चढ़ते रहते हैं दिन भर, जैसे कि गाय, बकरियां, भेड़, तो इनके पास एक अलग सिस्टम होता है जो इस सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके। तो बस हमें वही पढ़ना है। तो टॉपिक है अपना डाइजेशन इन रूमिनेंट्स। अब ये रूमिनेंट्स क्या होते हैं, ऐसे जानवर, ऐसे एनिमल्स जो ग्रास ईटिंग हो, मतलब घास खाते हों, और उनके पास पाए जाते हैं हूफ। हूफ का मतलब क्या है, मतलब ये रूमिनेंट्स हूफ्ड एनिमल होते हैं। हूफ ये होता है, इस तरह का पैर आपने देखा होगा गायों के पास, बकरियों के पास, ऊँट और भैंस, इन सब के पैर इस तरीके से दिखाई देते हैं। इनको बोलते हैं हूफ, मतलब ये जो पैर है इसका, इसको बोलते हैं हूफ। तो जितने भी रूमिनेंट्स हैं उनके पैर इसी तरीके से दिखाई देंगे, और ये सारे क्या खाएंगे, घास खाएंगे। तो आई होप रूमिनेंट्स क्या होते हैं तो क्लियर हो ही गया होगा, मतलब ऐसे एनिमल जो घास खाएंगे और उनके पैर इस तरीके से होंगे, मतलब उनके पास हूफ होगी। दे regurgitates their food। अब इसका मतलब क्या हुआ, दे regurgitate का मतलब होता है स्वेलो किए हुए फूड को, यानी कि जो खाना अंदर जा चुका है उसको बाहर मुंह में दोबारा लाना। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रीगर्जिटेशन। और ये एनिमल्स ये काम करते हैं, मतलब लिखा भी है आगे, इट मीन्स दे ब्रिंग स्वेलोड फूड अगेन इनटू द माउथ, मतलब जो फूड वो स्वेलो कर चुके हैं उसको दोबारा मुंह में लेके आएंगे। अब इसके एग्जांपल क्या हैं, काऊ, जिराफ, हॉर्स और एंटपोल्स, गोट, कैमल, शीप, सॉरी ये एंटलोप्स है ना कि एंटपोल्स, एंटलोप्स। ये होता है उनका पूरा सिस्टम, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। माउथ तो होगा ही, एसोफेगस भी होगा, ये सारी चीज़ें बिल्कुल कॉमन हैं। जहाँ से चेंज आता है बस यहाँ पर वही चीज़ें दी गई हैं। तो जो हमारा स्टमक है वो इनके स्टमक से बिल्कुल अलग है। इनका एक स्पेशल स्टमक होता है। इनके स्टमक में एक्चुअली 4 पार्ट होते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहला पार्ट रेटिकुलम, राइट, रेटिकुलम है, यहाँ रूमेन है, और ओमेसम, एबोमेजम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और ये सीकम। तो इन सब के बारे में हल्का हल्का डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एसोफेगस के बाद, एसोफेगस आपको दिखाई दे रहा होगा कहाँ है, मतलब इसके गले से जो पाइप आ रही है एसोफेगस। इसके बाद आता है एक्चुअल में स्टमक। तो देखिए, रूमेन,
रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम, ये चारों पार्ट स्टमक के ही हैं। इसके बाद आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में यहाँ पर एक रेड कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक थैली होती है जिसमें बैक्टीरिया होते हैं। इस बैक्टीरिया का क्या काम है आगे जानेंगे वीडियो में। तो आई होप कि ये आपको फिगर समझ में आ गया होगा। बस समझना क्या है इसमें, बस फिगर को हमें याद रखना है ध्यान से कि कौन कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ है, और ये फिगर ध्यान में रखिएगा क्योंकि आगे की बातें आपको तभी समझ में आएंगी। तो इनका जो स्पेशल स्टमक है, इसमें 4 चैम्बर हैं, उन चारों चैम्बर के नाम लिखे गए हैं यहाँ पर, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। अब देखिए भाई, और हाँ, प्लांट के पास सेलुलोज होता है, इसका डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। तो फूड को यानी कि उस प्लांट को ये रूमिनेंट्स क्या करेंगे, पहले तो मुंह में चबाएंगे थोड़ा बहुत, फिर उसको स्वेलो कर जाएंगे, निकल जाएंगे, फिर एसोफेगस से होते हुए वो जो फूड उसने अभी स्वेलो किया है, निगला है, वो सबसे पहले आएगा रूमेन में। अगर फिगर की बात करें तो एज यू कैन सी, रूमेन ये वाला पार्ट है, इस जगह को क्या बोलेंगे, रूमेन। तो यहाँ आएगा वो फूड, और रूमेन में वो फूड होता है थोड़ा बहुत डाइजेस्ट, यानी कि पार्शियली डाइजेस्ट होता है, और उस थोड़े बहुत पचे हुए फूड को हम लोग कड बोलते हैं। कड का मतलब एक ऐसा फूड जो थोड़ा बहुत पचा हुआ है, मतलब कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है, राइट। मतलब पौधे खाए गए हैं, यानी जो प्लांट्स अंदर गया, घास अंदर गई, वो थोड़ी बहुत डाइजेस्ट हो गई, और अब इसका नाम पड़ जाएगा कड। अब ये कड कहाँ जाएगा, अब ये कड जाएगा रेटिकुलम में, रेटिकुलम से फिर आएगा वापस माउथ यानी मुंह में, फिर वहाँ पर ये उसको अच्छी तरीके से चबाएंगी, जिसको बोलते हैं रूमिनेशन। तो कभी किसी, खासकर दोपहर के समय में जब गाय हम देखते हैं तो वो अपना मुंह चलाती रहती है, उस समय वो क्या कर रही होती है, अपने अंदर से मतलब स्टमक से कड को बाहर निकाल करके यानी मुंह में निकाल करके वो दोबारा चबा रही होती है उसको। इस प्रोसेस को बोलते हैं रूमिनेशन। 2 स्टेप हो गया, मतलब फूड पहुंचा सबसे पहले रूमेन में थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हुआ जिसको हमने कड नाम दिया, कड पहुंचा रेटिकुलम में, रेटिकुलम से आया माउथ में, और माउथ में हुआ उसका रूमिनेशन। तो ये जो रूमिनेशन है, इसके बाद क्या होगा, तो जो रूमिनेटेड फूड है, मतलब वो फूड जो इन्होंने दोबारा चबा लिया है, अब वो जाएगा ओमेजम में। ओमेजम में क्या होगा, 2 काम होगा। सबसे पहली चीज़ तो वाटर सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, सारा नहीं मतलब वाटर काफ़ी ज़्यादा हद तक एब्जॉर्ब हो जाएगा, और फिर जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे फूड को, उसको ब्रेक किया जाएगा स्मॉलर पीसेज में, छोटे छोटे पार्टिकल में, पार्टिकल नहीं बोलेंगे, पीस बोलेंगे, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ओमेजम का स्ट्रक्चर भी उसी तरीके से है, ये देखो कांटे कांटे लगे हुए हैं यहाँ पर। और ये जो ओमेजम है, यहाँ पर फूड स्मॉलर पीस में ब्रेक हो चुका है, अब वो पहुँचेगा एबोमेजम में, और जो एबोमेजम है इसको बोलते हैं ट्रू स्टमक, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है, यहाँ पर डाइजेशन पूरा हो जाएगा, है ना, किसकी हेल्प से, डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से। अब एबोमेजम के बाद ये फूड पहुँचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होगा, और बस उसके बाद सारा प्रोसेस वही फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा जहाँ पर फीसेस बनेंगी, फिर बाहर हो जाएगा अनडाइजेस्टेड पार्ट। बस एक और बात जान लेते हैं, सीकम क्या था। तो सीकम एक सैक लाइक स्ट्रक्चर था, एक थैली थी जो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में थी। एक्चुअली इसमें होते हैं बैक्टीरिया, किस लिए, यही क्या करते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। अब सोच लो कि एक ऐसा मटेरियल है ये जिसको डाइजेस्ट करने के लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है, मतलब एक अलग ही पार्ट लग गया है जिसके अंदर एक अलग तरीके के, मतलब यहाँ पे कोई डाइजेस्टिव जूस नहीं है बल्कि एक अलग तरह का बैक्टीरिया रखा गया है जो इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करेगा, और ये किस में रहते हैं, सीकम। तो ये टॉपिक बस इतना ही था, और अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अमीबा किस तरीके से फूड को डाइजेस्ट करता है, मतलब सारा प्रोसेस जो 5 होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेक्शन। देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और एक ही सेल से बना हुआ। तो ये रहा अमीबा, और ये अपनी शेप हमेशा बदलता रहता है। इसको एक फूड पार्टिकल दिखाई दिया, ये रेड कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है ये है फूड पार्टिकल।
और हाँ, ये जो काला काला है ये अमीबा का न्यूक्लियस है। तो बस क्या है कि अब ये अमीबा कुछ ऐसी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेगा जिसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया को हम लोग फॉल्स फीट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया को फॉल्स फीट। ये दो काम में हेल्प करता है, मूवमेंट में, मतलब इसको चलने फिरने में हेल्प करता है, और दूसरा फूड को ग्रैब करने में। तो बस फूड पार्टिकल अब अंदर हो जाएगा। और हाँ, याद रखिए जब फूड अंदर होता है तब भी आपको यहाँ पर एक गोला दिखाई दे रहा होगा, इस गोले के अंदर फूड है। इस गोले को एक्चुअली गोला नहीं बोलेंगे, मतलब जो भी ये स्पेस है इसको बोलते हैं हम लोग फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल के अंदर फूड रहेगा और उसी फूड वैक्यूल के अंदर होंगे डाइजेस्टिव जूसेस जो इस फूड को डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेशन के बाद फूड जो है डाइजेस्ट होने के बाद इस फूड वैक्यूल से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि वो सारा जो पिंक पार्ट था वो फूड का था, अब वो इससे बाहर जा रहा है, आपको पूरे सेल में फैलता दिखाई दे रहा होगा, मतलब ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है। फिर ये इसको यूज़ करेगा, एसिमिलेशन होगा, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो वापस से इसको अपने सेल मेम्ब्रेन के थ्रू निकाल देगा, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, कुछ भी बोलो, उसके थ्रू बाहर निकाल देगा। तो बस ये 5 स्टेप था, वीडियो ख़त्म।